नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर आ रही है हरियाणा के रोहतक में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच झड़प की खबर है। रोहतक में किलोई गांव के प्राचीन शिव मंदिर में लोग केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए जुटे थे। इसमें प्रदेश बीजेपी के कई नेता पहुंचे थे। उनके पहुंचने की खबर मिलते ही किसान भी जमा हो गए और उनका विरोध करने लगे। किसानों ने बीजेपी नेताओं को मंदिर में ही घेर लिया और बीजेपी नेताओं को मंदिर के भीतर ही बंधक बना लिया। वहां तनाव को देखते हुए आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई है। हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, क्या कोई इमीडिएट कोई ऐसी चीज हुई थी जिसके कारण इन्हें बंधक बनाया गया, या फिर क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह से ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो क्या हुआ? जी देखिए, दरअसल आज रोहतक के किलोई गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर किसी समागम में बीजेपी के नेता आए थे, जिसमें से पूर्व विधायक कह रहे हैं या पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, और उनके साथ कई बीजेपी के पदाधिकारी जो जिला इकाई के हैं या प्रदेश के हैं वो आए हुए थे। और बेसिकली वो इसलिए गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम आज केदारनाथ में था वो मंदिर में टीवी पे उसको लाइव देखने या उसके प्रसारण को देखने के लिए वो वहां पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में ये किसान यूनियन की तरफ से कॉल दी गई है या बहुत दिनों से दी हुई है कि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी, जिन दो पार्टियों की सरकार हरियाणा में है, कि इनके किसी भी नेता को सार्वजनिक किसी कार्यक्रम में या गांव में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां कृषि कानून के समर्थन में हैं। इसी वजह से जब गांव वालों को अचानक पता चला कि उनके गांव के मंदिर में बीजेपी के नेता आए हुए हैं, उसके बाद ही वहां पर गांव वाले इकट्ठे हो गए, उसमें से कुछ किसान भी थे। और उसके बाद करीब 6 से 7 घंटे, क्योंकि प्रोग्राम अगर नरेंद्र मोदी का जो केदारनाथ का प्रोग्राम है अगर उसकी बात की जाए तो वो सुबह से ही चल रहा है, करीब 9-10 बजे से। अभी करीब 45 मिनट पहले उन लोगों को वहां से छोड़ा गया। इससे पहले जो है बहुत देर तक मंदिर के अंदर ये बीजेपी के जो नेता थे वो अंदर रहे। इस बीच जो है मामला उस वक्त तनावपूर्ण लगा जब रोहतक जिले के आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। झज्जर से, सोनीपत से, जींद से जो है पुलिस फोर्स वहां पे बुलाई गई। काफी देर मशक्कत के बाद, काफी समझाने के बाद आखिर में मनीष ग्रोवर जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मंदिर के छज्जे पे यानी बालकनी में आकर हाथ जोड़कर राम राम या नमस्कार कहा, जिसको गांव वालों ने यह कहा कि उन्होंने माफी मांगी है। हालांकि पूर्व विधायक ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो तो राम राम कह रहे थे। उसके बाद जाकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटे और सारे बीजेपी के नेता जो हैं वो मंदिर से बाहर अपने अपने इलाके के लिए निकल पड़े। जी, बहुत शुक्रिया आपका गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर दर्शन पाल हैं, अध्यक्ष हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के, लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दर्शन पाल जी, ये जो रोहतक के किलोई गांव में हुआ है, जिस तरह से किसानों ने बंधक बनाया वहां पर बीजेपी नेताओं को, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इससे तो क्या हासिल होगा इस तरह से? ये एक आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग कानून के, संविधान के दायरे में रहकर विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर एक तरह का वैमनस्य पैदा हो जाता है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कल भी हरियाणा में एक घटना हुई है। हिसार में एक किसान और पुलिस के बीच आज टकराव हुआ, जिसमें 7 किसान जख्मी और एक किसान बहुत गंभीर आईसीयू में दाखिल है। हमने बहुत देर से इस तरह की घटनाएं हरियाणा में काफी 1 दर्जन के करीब घट चुकी हैं। कभी रोहतक में, कभी हिसार में, टोहाना में, सिरसा में, करनाल में। जब ये बात किसान संगठनों ने कहा हुआ है कि हम बीजेपी जेजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनका बॉयकॉट करेंगे, उनके घेराव करेंगे, तो नेचुरली ये घटना थोड़ा ओवर सेंसिटिव इसलिए हो जाती है कि एक मंदिर था। लेकिन कोई भी कल तो जो महम में जो आना था राज्यसभा के एमपी ने, वो आना था उसको एक गौशाला में प्रोग्राम करने के लिए,
और ये मैं कहना चाहता हूं कि जानबूझकर ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं। और कोई जगह देख सकते थे, किसी शहर में देख सकते थे प्रोग्राम जो था अपने प्रधानमंत्री जी का, क्यों गांव के लोगों के बीच आके उनको प्रोग्राम देखना है। ये जो घटनाएं घटाने के लिए ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि ये अंत में किसानों के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच अगर कोई ऐसे झड़प हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी की होगी। बीजेपी को बल्कि अभी 11 महीने से ऊपर समय हो चला है जब से हमने ये संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कॉल दे रखा है, और सब जगह ये हो रहा है। हमने बल्कि बहुत सारी प्रिकॉशन लोगों को लेने के लिए बोला भी है, कोई इस तरह की वायलेंस एक्टिविटी ना करे, दूर से घेराव करे, नारेबाजी करे, ब्लैक फ्लैग दिखाएं। मतलब देखिए, कल तो ब्लैक फ्लैग दिखाने के साथ ही आज इतना पुलिस ने जो 6-7 किसानों को जख्मी किया है, आज जो नारनौद पुलिस स्टेशन और उसके आसपास जो बड़ी गैदरिंग हुई है, तो लगातार हरियाणा में इसकी मुख्य जिम्मेवारी, और वो एमपी बोलते हैं कि किसान बदमाश हैं, मवाली हैं, बेरोजगार हैं, आवारा हैं। तो ये जो इस तरह के एक्टिविटी करना या इस तरह का बोलना, ये प्रोवोकेशन करते हैं जानबूझ के, ये इनको नहीं करना चाहिए। फिर भी हम एक मिनट आपको हम रोकेंगे, जरा हम अपने दर्शकों को सुनवा दें। आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, असल में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, जिनका विरोध किया किसानों ने। हिसार के नारनौंद में एक धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनके पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पहले बीजेपी सांसद को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। बाद में किसानों ने उनकी गाड़ी पर हमला भी किया, हालांकि सांसद को चोट नहीं आई। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच हल्की झड़प भी हुई। कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था रामचंद्र जांगड़ा ने, वो क्या था जिसको लेकर किसान नाराज हुए, वो आपको हम सुनवा देते हैं, जिसकी बात यहाँ पर दर्शन पाल जी कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, वो तो निकम्मे लोग हैं। वो गांव में दारूबाज और निकम्मे लोग हैं, निठल्ले लोग, ना वो घर के बस के, ना वो गांव के बस के। वो बैड एलिमेंट है, उनका यही काम है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। बॉर्डर के ऊपर हुआ पिछले दिनों निहंगों ने एक निर्दोष बच्चे की अंग काट के हत्या की, उसको इस तरह से तड़पा के मारा। तो समाज के सामने भी ये नंगे हो गए हैं कि भाई वहाँ पर बैड एलिमेंट बैठे हुए हैं, वहाँ कोई किसान नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही बैड एलिमेंट है। इनको धीरे धीरे इनका समाज में भी विरोध हो रहा है। वापस चलते हैं हम दर्शन पाल जी के पास। दर्शन पाल जी, आपने कहा कि इस तरह के बयान जो हैं वो भड़काऊ बयान है, और निश्चित तौर पर किसान इससे भड़के, जिस तरह से उन्होंने घेराव किया, पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। लेकिन आपने कहा कि अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी पर होगी या बाकी जो प्रशासन है उस पर होगी। लेकिन अगर अप्रिय घटना होगी तो आपका जो इतने दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी तो नुकसान पहुंचेगा। तो क्या बेहतर ये नहीं होगा कि अपने लोगों को आप बिल्कुल एक कानून के दायरे में रहकर ही विरोध प्रदर्शन के लिए कहें और विरोध जताने के लिए कहें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमने बहुत बार रिटर्न भी, मीटिंग्स में भी, अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग फिर है 9 को, ये चीजें हम लगातार गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों, किसानों को। और बार बार देखिए करनाल में किस तरह से प्रोवोकेशन हुआ। ये प्रोवोकेटिव जो वर्डिंग यूज हो जाती है, इससे किसान भी 11 महीने से वो आंदोलन में है, वो 12 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसान भाइयों को हमारी अपील है कि वो अटमोस्ट टॉलरेंस यूज करें, पीसफुल रहे, वायलेंट ना हो, क्योंकि ये हमारी जो प्राप्ति है 12 महीने की एक अति पीसफुल आंदोलन करने की, उस पर कहीं भी कोई भी धब्बा ना लगे। और हमारे आंदोलन की कामयाबी भी यही है कि हम पीसफुल रहे हैं, एकजुट रहे हैं, और बड़ा आंदोलन बनने के लिए ये प्री कंडीशन भी है। और यही कल अगर जो एमपी ने कहा, उसके बाद जो किसान जख्मी हुए हैं और जिनको पकड़ा गया उनको चलो छोड़ दिया। हमारी डिमांड है कि सबके केस वापस लिए जाए और जो घायल लोग हैं उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए। और खास करके जिन
पुलिस कर्मियों ने जो जिन एमपी के साथियों ने चोट लगाई है, हमारे एक साथी काफी गंभीर है, तो वो आईसीयू में है जिंदल हॉस्पिटल में, उनके ऊपर मुकदमा 307 का दर्ज होना चाहिए इरादा कत्ल का। तो ये एक साइड में ये है। दूसरी तरफ ये कि हम लगातार कोशिश करते हैं, करते रहेंगे कि हमारे किसान शांतमयी रहे हैं, रहेंगे और रहना चाहिए भी उनको। ये हमारी उनको अपील है जी आपके जरिए से। जी, बहुत शुक्रिया आपका दर्शनपाल जी। उम्मीद करते हैं कि आपके साथी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक होगी, उनकी चोटें ठीक होंगी और ये भी कि इस तरह से हिंसा नहीं होगी। और फिलहाल अभी जिन लोगों को बंधक बनाया था उन्हें जाने दिया गया है। हमारे संवाददाता ने ये साफ कर दिया है कि उनको अब जाने दिया गया है। और फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, आगे हम देखेंगे दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कैसे हुई है। दिल्ली में दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और प्रशासन की सख्ती के बावजूद पटाखे चले। इसी वजह से स्मॉग की चादर से दिल्ली के इलाके ढके रहे। प्रदूषण से राहत क्यों नहीं मिल रही है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की अगली सुबह हर तरफ दिखी धुंध की चादर। ये दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। रातों रात प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो उठा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तक में हवा की गुणवत्ता 500 से 1000 के बीच खतरनाक स्तर पर रही। इस स्मॉग का असर जो है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ठंड के दिनों में जो प्रदूषण का असर है वो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐसे में उन लोगों को ज़रूर एहतियात बरतना चाहिए जिनको सांस या फेफड़े संबंधी कोई ना कोई बीमारी है। तो उनके लिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही एहतियात बरतने का है, क्योंकि प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों के बावजूद जो है वो दिल्ली एनसीआर में पटाखे और जो प्रदूषण है वो बढ़ा ही है, वो घटा नहीं है। मौसम विभाग भी मान रहा है कि दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पटाखे और हवा का बहुत धीमे होना ही है। बायोमास बर्निंग जो पंजाब हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है, जरूर बढ़ सकता है, लेकिन विंड स्पीड के वजह से कंट्रोल में रहेगा और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो विंड स्पीड सर कब बढ़ेगी? कल एक्चुअली जो है आज जैसे 4 किलोमीटर या काम विंड चल रहा है, कल 10 से 12 किलोमीटर, वो ऑफिशियली हम लोग बोल रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सबसे ज्यादा कोविड से ठीक हो चुके, फेफड़े और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के अस्पतालों ने भी ऐसे मरीजों के लिए बेड बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर मान रहे हैं कि प्रदूषण के चलते मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इस टाइम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेके हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो लोग जो कि एलर्जिक हैं, जिनको कि सीओपीडी है या ऑलरेडी उनके लंग खराब हैं कोविड की वजह से, जैसे लॉन्ग कोविड की वजह से उनके फेफड़े खराब हो गए हैं और उनमें ऑलरेडी वो घर पे इलाज ले रहे हैं या घर पे डोमिसिलरी ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। हालांकि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उधर बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। राज्य के 2 जिलों गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि हो चुकी है। डर है कि ये तादाद अभी और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब वो छठ के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। गोपालगंज के सरकारी अस्पताल में ज्यादातर मरीजों की हालत नाजुक है। कई लोगों की आंख की रोशनी जहरीली शराब पीने से चली गई। जो बात करने की स्थिति में है, उनका कहना है कि शराब पीने के बाद ये हाल हुआ। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? नाम नहीं छोड़ा। कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? आज कुछ छूट आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब?
सभी मृतक और भर्ती मरीज एक गांव के हैं। यहाँ छापामारी में भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। कई स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गोपालगंज में ऐसी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही और प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए शराब बांटी जा रही है। ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। मेरी सरकार कटिबद्ध है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। और गोपालगंज जिला में अनवरत इस तरह की घटनाएं घट रही है। मुझे तो लगता है कि एक कुछ तरह जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री पीने वालों पर कार्रवाई करते हैं, तस्करों पर नहीं। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। वैसे नीतीश कुमार को भी एहसास है कि नकली शराब के धंधे की समानांतर अर्थव्यवस्था में अपराधियों के साथ उनके पुलिस महकमे के लोग भी हिस्सेदार हैं। इसलिए इससे पार पाने की चुनौती काफी बड़ी है। गोपालगंज से सुनील तिवारी के साथ पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं पंजाब की, जहां पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो जाएगी वो पार्टी ऑफिस जाएंगे और काम करना शुरू करेंगे। मैं स्टार्ट दे विच ही कहना चाहना कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना इस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक my resignation and I categorically state कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ और सच पूछो ਇਹ पार्टी ਦੇ वकार ਦਾ सवाल ਸੀ। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में आंदोलनों के दौरान संपत्ति की तोड़फोड़ करने वालों से वसूले जाएंगे पैसे। मध्य प्रदेश में किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान आम जनता को नुकसान न हो, इसके लिए राज्य में कानून बनने जा रहा है। इसके लिए एक बड़ी प्रशासनिक टीम बनाई जाएगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो प्रदर्शनकारियों से ही रकम वसूली जाएगी। आंदोलन या प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये कानून न्याय संगत नहीं है और वो इसका विरोध करेगी। निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में अब किसी धरना प्रदर्शन के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाएगा। क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए ये वसूली होगी। जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा। जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहाँ पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा।
इसमें रिटायर्ड डीजी के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर्ड ये रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के पावर होंगे। हालांकि कांग्रेस को लगता है ये कानूनी तौर पर सही नहीं होगा और वो इसका विरोध करेंगे। संविधान में ये अधिकार उन वोटरों को और उन विपक्षी पार्टियों को संविधान ने दिया हुआ है और कानून तौर से ये कहीं से भी ठीक नहीं है कि इस तरह का कानून लाया जाए। इसका मतलब तो ये है कि ये कानून इसलिए ला रहे हैं कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना और उनको दमन कर देना। कानून मंत्री रहा हूँ मैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये न्याय संगत नहीं है कहीं से भी ये, और इसीलिए और संविधान में इस तरह की चीज़ों का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम में 3 महीने के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा। इसकी अपील सिर्फ हाईकोर्ट के अंदर हो सकेगी। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा, जिसका काम एडिशनल या डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कलेक्टर और निजी संपत्ति की शिकायत संबंधित व्यक्ति करेगा। क्लेम कमिश्नर मौके पर जाकर नुकसान की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देंगे। वसूली नहीं देने पर आरोपी की संपत्ति की नीलामी भी हो सकती है। बीजेपी शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कानून बने हैं, लेकिन अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इस विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। दतिया से मनोज गोस्वामी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी का। अनुराग, जैसा आपने भी बताया कि 2 और राज्यों में इस तरह के कानून बने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसा कि वहां के मंत्री बता रहे हैं, आखिर ऐसी किस प्रकार की कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं या इस तरह के धरना प्रदर्शन हुए हैं हिंसक, जिसमें कि लोक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, कि ऐसे कानून की जरूरत बहुत महसूस हो रही है? जी बिल्कुल कादम्बिनी, अगर आपको याद होगा तो साल की शुरुआत में जो राम मंदिर के लिए जो चंदा यात्रा निकली थी, तो उसमें मालवा में कई जगहों पर इस तरह के आरोप लगे थे कि जुलूस पर बाजी हुई, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाए जाने की वकालत की थी। और अब एक कदम और आगे निकलते हुए किसी भी तरह के अगर कोई सियासी आयोजन है या इस तरह का धरना प्रदर्शन है, इसमें कोई तोड़फोड़ होती है, तो ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है। हाल के दिनों में हमने देखा कि मिलादुन नबी का जो जुलूस हुआ था, उसमें भी इस तरह के पथराव की घटनाएं जबलपुर हो, बड़वानी हो या अलग अलग जगहों से आई थी, और सरकारी संपत्ति के अलावा जो निजी लोगों की संपत्ति, उसको भी नुकसान पहुंचा था। अभी मोटे तौर पर अभी बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं कि पिछले कुछ महीनों में कितने अगर रुपयों में देखा जाए तो कितने का नुकसान हुआ है या किन किन जगहों पर नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में हुई है। और इसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं जब भी सरकार इस तरह के कानून बनाती है तो ऐसा लगता है कि वो कहीं एक पक्ष की तरफ से तो नहीं सोच रही है, क्योंकि जैसा पूर्व कानून मंत्री ने भी कहा कि ये तो संवैधानिक हक है धरना प्रदर्शन विरोध का, और ऐसे में एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि सरकारी पक्ष की कुछ तोड़ फोड़ करके सामने वाले पर आरोप न लगा दे। तो इस तरह की आशंकाओं का भी निराकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी आपकी या कोई सरकारी संपत्ति टूटती है तो यकीनन ये ठीक नहीं है किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए, और इसकी भरपाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार एक तरफा कार्रवाई न करे, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कादम्बिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।